यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। इस अवधि के दौरान आरव के बारे में जो समझ हत्यारे ने प्राप्त की थी, उसके आधार पर वह जानता था कि चूंकि आरव ने बिना कोई सावधानी बरते इस तरह उसके पास आने की हिम्मत की, तो आरव के पास निश्चित रूप से खुद को बचाने का कोई तरीका होगा। दूसरी ओर एक बार जब वह आरव को मारने में विफल हो जाता, तो अनंत यातना और दर्द उसका इंतजार कर रहा होता। वह वास्तव में पहले के उस दर्द का अनुभव नहीं करना चाहता था जो उसकी आत्मा की गहराई से आता था। चूंकि आरव ने इस धीराक्ष के इतना करीब आने की हिम्मत की, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की रक्षा का एक तरीका था, और वह स्वाभाविक रूप से बैंगनी मिंक था। यदि उसके सामने वाले इस साथी ने उसके प्रति कोई शत्रुतापूर्ण इरादा जगाया या उस पर हमला करने की कोशिश की, तो बैंगनी मिंक पहले ही पल बैंगनी रोशनी की एक किरण फेंक देगा। क्या इस धीराक्ष की हमले की गति बैंगनी मिंक से तेज थी? जवाब एक पूर्ण नहीं था। थोड़ी देर बाद आरव का भाव पूरी तरह से गंभीर हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि धीराक्ष को जिस जहर से पीड़ित किया गया था, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। यह सिर्फ धीराक्ष के शरीर के अंदर नहीं था, यह कहा जाना चाहिए कि धीराक्ष का पूरा शरीर उस जहरीले विष से ग्रसित था, और धीराक्ष को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता था जो पूरी तरह से जहर से भरा हुआ था। यह किस तरह का जहर है? आरव ने अपना हाथ हटाया और फिर उसने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ धीराक्ष की ओर देखते हुए कहा। धीराक्ष कड़वाहट से हंसा और सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मैंने अतीत में कुछ रसज्ञों और विषाक्त विशेषज्ञों की तलाश की थी, लेकिन एक को भी नहीं पता था कि यह किस तरह का जहर है। विषनाशक के अलावा इस जहर को खत्म करने का एकमात्र अन्य तरीका राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ की सहायता लेना या खुद राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ बनना है। तुम कह रहे हो कि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी इस जहर को खत्म करने में असमर्थ हैं? आरव ने धीमी आवाज में कहा। यह नहीं है कि उन्हें खत्म करना असंभव है, धीराक्ष ने सिर हिलाया और कहा, अगर मैं सिर्फ इस जहर से ग्रसित हुआ होता, तो एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ की ताकत इसे बिना किसी कठिनाई के दूर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। हालांकि समस्या यह है कि हम बचपन से ही इससे पीड़ित हैं। इस समय तक जहर पहले ही हमारे शरीर के साथ एकजुट हो चुका है, तो शायद इसे दूर करना असंभव है, भले ही हम आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लें। विनाश संघ वास्तव में निर्दयी है, आरव ने हल्की आवाज में कहा। इस तरह जब तक आप सभी राजसिंहासन स्तर प्राप्त नहीं कर लेते, आप सभी हमेशा के लिए उनके नियंत्रण में रहेंगे। राजसिंहासन स्तर? धीराक्ष आत्मोपहास के साथ हंसा और कहा, हम शायद अपने पूरे जीवन में राजसिंहासन स्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या यहाँ तक कि अगर हम सक्षम भी हैं, तो क्या वे हमें राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ बनने और उनके नियंत्रण से बचने देंगे? आरव ने सिर हिलाया और धीराक्ष का उत्तर नहीं दिया। इस क्षण वह धीराक्ष के शरीर में जहर से निपटने के लिए एक विधि के बारे में सोच रहा था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह इस जहर से ग्रसित हुआ होता, तो सूक्ष्म भंवर इसे आसानी से दूर करने में सक्षम होता, भले ही जहर उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गया हो। हालांकि समस्या यह थी कि जहर उसके शरीर में नहीं बल्कि दूसरे के शरीर में था। तो उसे एक समस्या थी। सूक्ष्म भंवर उसके शरीर के अंदर था, इसलिए जब उसके जीवन को खतरा होगा तो वह मदद करेगा। हालांकि सूक्ष्म भंवर को अपने आप मदद करने के लिए कहना असंभव था। ठीक इसी क्षण की तरह आरव ने अनगिनत बार सूक्ष्म भंवर से मदद के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरे शब्दों में, उसके लिए सूक्ष्म भंवर को मदद के लिए मनाना असंभव था। अगर सूक्ष्म भंवर ने मदद नहीं की, तो धीराक्ष निश्चित रूप से मर जाएगा। जब आरव को चुप देखा, तो धीराक्ष की आंखों में धीरे धीरे निराशा छा गई।
थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि परछाइयों में एक और हत्यारा है जो तुम्हें मारने के लिए अपने अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुम्हें उससे निपटने में मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी शर्त क्या है? आरव ने उदासीन लहजे में पूछा। मुझे जाने दो, धीराक्ष ने कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं जानता हूं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसमें शायद तुम्हारी ओर से एक ही विचार की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे लिए अधिक उपयोगी हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं मारना चाहता हूं वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारी हत्या का आदेश दिया था। उस व्यक्ति को मारने की अपनी क्षमता पर तुम्हें कितना विश्वास है? आरव ने उदासीन लहजे में पूछा। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, धीराक्ष ने कहा। मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में बताया है। चाहे वह धरती हत्यारे हों, रक्त हत्यारे हों या स्वर्ग हत्यारे हों, उनमें एक आत्मोन्नति हत्यारा होता है। आत्मोन्नति हत्यारा क्या होता है? यह वह है जो कभी विफल नहीं हुआ है। हालांकि वह भी राजा स्तर पर है, लेकिन हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। दूसरे शब्दों में तुम बस मौत को दावत दे रहे हो, आरव ने कहा। धीराक्ष ने कहा, लेकिन यह तुम्हारे हाथों अर्थहीन रूप से मरने से बेहतर है। अगर मैं उसे मारने की कोशिश करता हूं तो भले ही मैं मर जाऊं, मुझे अपने प्रियजनों का बदला लेने की कोशिश करने वाला माना जाएगा, है ना? आरव चुप हो गया। उसे स्वाभाविक रूप से धीराक्ष के भाग्य की परवाह नहीं थी और वह केवल इस बात की परवाह करता था कि क्या वह एक हत्यारे को अपना अधीनस्थ बना सकता है। और तो और यह एक अभिजात वर्ग का हत्यारा था। वह वास्तव में ऐसे अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद आरव ने कहा, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए जहर को दूर करने की एक विधि हो। हालांकि प्रक्रिया शायद थोड़ी दर्दनाक होगी। तुम जहर को दूर कर सकते हो। धीराक्ष अचानक आरव की ओर देखने के लिए उठा, जबकि उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वह भविष्य में विनाश संघ के नियंत्रण से बच सकता है, और यह दर्शाता था कि वह उस जहर की परवाह नहीं कर सकता जिसने एक बार उसे सताया था और विनाश संघ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता था। दूसरे शब्दों में, वह अपने प्रियजनों का बदला ले सकता था। मैं निश्चित नहीं हो सकता कि यह सफल होगा, लेकिन हमें इसे आजमाना चाहिए, है ना? आरव ने कहा। निश्चित रूप से, धीराक्ष स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करेगा। भले ही यह आशा की एक किरण ही क्यों न हो, वह फिर भी इसे छोड़ना नहीं चाहता था। आरव ने सिर हिलाया। अपनी उंगली के एक झटके के साथ एक डरावनी सफेद लौ उसकी हथेली पर दिखाई दी, और जब सफेद लौ की यह किरण दिखाई दी तो आसपास का तापमान तुरंत बढ़ गया। जब धीराक्ष ने डरावनी सफेद लौ की इस किरण को देखा तो उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। क्योंकि वह महसूस करने में सक्षम था कि लौ के अंदर की ऊर्जा कितनी भयानक थी। मेरी विधि इस लौ को तुम्हारे शरीर में भेजना और तुम्हारे शरीर के अंदर नसों के माध्यम से इसे संचारित करना है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर के जहर को जलाने के लिए लौ के उच्च तापमान का उपयोग करेंगे। बेशक मुझे विश्वास नहीं है कि यह सफल होगा, और छोटी सी गलती भी तुम्हें राख के ढेर में बदल सकती है, आरव ने लापरवाही से कहा। बेशक अगर यह सफल होता है तो तुम्हें नया जीवन मिलेगा और तुम अपने दुश्मनों के नियंत्रण से बच जाओगे। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? धीराक्ष कड़वाहट से हंसा। अगर उसने मना करने का विकल्प चुना तो उसके सामने वाला यह साथी शायद उसे मौके पर ही मार डालेगा। आरव मुस्कुराया। धीराक्ष सही था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर उसने मना करने का विकल्प चुना तो आरव उसे मौके पर ही खत्म करने में संकोच नहीं करेगा।
चूंकि धीराक्ष उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकता था और उसका दुश्मन था, इसलिए उसने महसूस किया कि यह सबसे अच्छा होगा कि धीराक्ष मर जाए। अपनी उंगली के एक झटके के साथ नरक अग्नि सीधे धीराक्ष के शरीर में प्रवेश कर गई। एक पल में एक भयानक चीख गूंज उठी और वह आकाश में चली गई। अगर वह जानता कि लौ इतनी भयानक है तो धीराक्ष किसी भी कीमत पर सहमत नहीं होता, क्योंकि यह वास्तव में बहुत दर्दनाक था। इस दर्द का वर्णन कैसे किया जाना चाहिए? कोई कह सकता है कि यह आग के एक गोले से भुना जा रहा था, और तो और यह अंदर से बाहर भुना जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अभी भी पूरी तरह से होश में था। अब उसे आखिरकार पता चला कि जब इस लौ के दर्द की तुलना अतीत में जहर से हुए दर्द से की जाती थी, तो जहर का दर्द बस बच्चों का खेल था। आरव ने धीराक्ष की ओर देखते हुए भौंही चढ़ा ली, जो जमीन पर कांप रहा था, और उसने कहा, क्या तुम थोड़ा और शांत हो सकते हो? तुम किसी भी कीमत पर राजा स्तर के विशेषज्ञ हो, इसलिए तुम्हें ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, है ना? क्या यह सिर्फ आग का एक गोला नहीं है? धीराक्ष यह सुनकर लगभग बेहोश होने की हद तक नाराज हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह सिर्फ आग का एक गोला है? तुम इतनी निर्दयता से कैसे बोल सकते हो? आरव ने उस दर्द की परवाह नहीं की जो धीराक्ष महसूस कर रहा था। उसने नरक अग्नि को धीराक्ष के शरीर में लगातार प्रवाहित करने के लिए नियंत्रित किया। अपने इस असाधारण गुंडे को जिंदा रखने के लिए आरव बहुत गंभीर था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि छोटी सी गलती भी शायद धीराक्ष को तुरंत हवा में वाष्पित होने का कारण बन सकती थी। अगर धीराक्ष मर गया तो असाधारण हत्यारों का उसका भविष्य का समूह चला जाएगा। 15 मिनट बाद आरव के चेहरे पर पसीने की कई बूंदें दिखाई दी थीं। हालांकि उसकी आंखों से थोड़ी खुशी प्रकट हुई, क्योंकि उसने देखा कि धीराक्ष के शरीर के अंदर के जहर के खिलाफ नरक अग्नि प्रभावी थी। जहां कहीं भी नरक अग्नि गुजरी, धीराक्ष के मेरिडियन और रक्त के अंदर का जहर तुरंत वाष्पित हो गया और कुछ भी नहीं में बदल गया। दूसरे शब्दों में, अब यह केवल समय की बात थी। लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और डरावनी सफेद लौ की किरण धीराक्ष के शरीर से निकली और उसकी हथेली में उड़ गई। नरक अग्नि को दूर रखने के बाद आरव ने धीराक्ष की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हारे शरीर के अंदर का 90% जहर चला गया है, और तुम्हारे शरीर के अंदर का जहर का शेष हिस्सा तुम्हें बिल्कुल भी प्रभावित करने में असमर्थ होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम शेष जहर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। धीराक्ष ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं, जबकि उसकी आंखों में जंगली खुशी की एक झलक दिखाई दी। लेकिन अगले ही पल में धीराक्ष शांत हो गया, क्योंकि जब जहर खत्म हो गया था तो उसके सामने एक और समस्या थी। उसके जैसा राजा स्तर का विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से पहले दिव्य स्तर पर एक गूढ़ साधक के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने इस क्षण भागने या कुछ भी करने की कोशिश की तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। अगले ही पल में उसने एक विधि के बारे में सोचा, और वह फिलहाल सहमत होना था। जब आरव ने धीराक्ष को चुप देखा तो वह ठंडक से गुर्राया। अपने दिल में एक आदेश के साथ तलवार इंटेंट की एक किरण धीराक्ष की आत्मा की उस किरण की ओर चली गई। एक पल में आह, एक और तीखी चीख अचानक गूंज उठी। धीराक्ष तुरंत जमीन पर गिर गया, जबकि उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया था। अपना हाथ रोको, मैं तुम्हें समर्पण करने को तैयार हूं। धीराक्ष ने अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले दर्द को जबरदस्ती सहन किया और उसने एक भयभीत आवाज में दया की भीख मांगी। आरव ने उदासीनता से कहा, मेरे धैर्य को चुनौती मत दो।
अगर तुम ऐसा फिर से करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रखने के बजाय यातना देकर मार डालना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम स्वतंत्र महसूस कर सकते हो। नहीं, यह फिर से नहीं होगा। इस बार धीराक्ष ईमानदारी से बोल रहा था, क्योंकि उसने देखा कि आरव ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसने इतना दर्द सहा था। दूसरे शब्दों में, आरव ने निश्चित रूप से उसके खिलाफ किसी प्रकार की रहस्यमय तकनीक को अंजाम दिया था, और यह तकनीक जहर से भी अधिक भयानक थी। हाँ, ठीक इसी क्षण कायांश अचानक यहाँ प्रकट हुआ। उसका चेहरा उपहास और मजाक के भाव से ढका हुआ था, क्योंकि उसने धीराक्ष की ओर देखा जो जमीन पर दया की भीख मांग रहा था, और उसने कहा, मैंने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम धीराक्ष वास्तव में ऐसी स्थिति में आ जाओगे। मैंने वास्तव में इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। हाँ, दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे ही उसने कायांश को देखा जो अचानक यहाँ प्रकट हुआ था, धीराक्ष की आंखों में उपहास की एक झलक कौंधी। यह मूर्ख वास्तव में हमें देखकर निडर दिखने की हिम्मत कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी संचलन तकनीक रहस्यमय और अथाह है। मौत को न्योता देना कैसा होता है? मूर्ख होना कैसा होता है? कायांश दोनों है। आरव भी चकित था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कायांश वास्तव में खुले तौर पर उसके सामने आ जाएगा। यह आदमी क्या करना चाहता है? कायांश ने आरव पर एक नजर डाली और फिर जमीन पर पड़े धीराक्ष को देखा। जहां तक आरव के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंक की बात थी, उसने सीधे उसे अनदेखा कर दिया। छे, धीराक्ष, मैंने सचमुच कभी नहीं सोचा था कि तुम पहले दिव्य स्तर के साधक का सामना करते हुए इस तरह की स्थिति में सिमट जाओगे। छे, तुम तो उससे दया की भीख मांग रहे हो। मैंने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन तुम भी, धीराक्ष, इस तरह की स्थिति में सिमट जाओगे। कायांश ने सिर हिलाते हुए धीराक्ष की ओर देखा और धीरे धीरे बोला। वह स्वाभाविक रूप से आरव को गंभीरता से नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर वह जाना चाहता तो पहले दिव्य स्तर के साधक की बात ही क्या, आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी जो गूढ़ ऊर्जा से पंख बना सकता था, उसे पकड़ने में असमर्थ होता। जब उसके पास वह रहस्यमय संचलन तकनीक थी, तो क्या उसे एक छोटे से पहले दिव्य स्तर के साधक की परवाह करने की आवश्यकता थी? उत्तर था नहीं। आरव ने कोई हरकत नहीं की। इसके विपरीत उसने उत्सुकता से इस अचानक प्रकट हुए हत्यारे को देखा। स्वर्ग वास्तव में मेरे लिए बहुत दयालु है। मैंने अभी अभी एक असाधारण गुंडे को वश में किया है और इसने मुझे एक और भेज दिया है। धीराक्ष ने कायांश पर ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और फिर उसने कहा, कायांश, अतीत में मैंने केवल यही सोचा था कि तुम बहादुर हो लेकिन चतुर नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह भी तुम्हारी प्रशंसा का ही एक रूप है। तुम केवल एक असाधारण बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पास बस एक सुअर का दिमाग है। हमारी ताकतें लगभग एक जैसी हैं, फिर भी मैं अब ऐसी स्थिति में सिमट गया हूं। क्या तुमने इस कारण पर विचार नहीं किया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले ही पल मुड़कर भाग जाता, फिर भी तुम लापरवाही से खुद को दिखा बैठे। यह कहना कि तुम्हारे पास सुअर का दिमाग है, सुअरों का अपमान है। यह सुनकर कायांश की अभिव्यक्ति बदल गई। सही कहा, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? धीराक्ष की ताकत निश्चित रूप से मेरी अपनी ताकत से अधिक है, फिर भी वह ऐसी स्थिति में क्यों सिमट गया है? जब उसने यहाँ तक सोचा तो वह मुड़ा और आरव को देखा जो उसे उपहास भरी अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, और उसका दिल हिल गया। यह किस तरह की दृष्टि है? जब उसने देखा कि स्थिति खराब है तो कायांश की आकृति चमक उठी और वह पीछे हटने का इरादा कर रहा था। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी।
उसके चारों ओर अचानक बैंगनी प्रकाश का एक अवरोध प्रकट हुआ था। जब धीराक्ष ने बैंगनी प्रकाश का अवरोध देखा तो वह तुरंत कायांश के दुर्भाग्य से आनंदित होता हुआ दिखाई दिया। आखिरकार मुझे अब एक साथी मिल गया है। जब कायांश ने बैंगनी प्रकाश का अवरोध देखा तो उसके दिल में चीख निकल गई। धत्त! वह जरा भी नहीं हिचका और उसने प्रकाश अवरोध पर अपनी हथेली घुमाई। हालांकि यह बिल्कुल नहीं हिला, और जैसे ही वह हमला जारी रखने वाला था, बैंगनी प्रकाश की एक किरण अचानक उसके सामने प्रकट हुई। बैंग! शीताश हवा में उड़ गया। जारी रखो। सही कहा, उसे मौत के कगार पर छोड़ दो, आरव ने उदासीन लहजे में कहा। उसके सामने यह हत्यारा कायांश स्पष्ट रूप से एक विद्रोही साथी था, इसलिए आरव को लगा कि उसे कायांश के साथ चर्चा करने से पहले उसके दांत निकालने होंगे। बैंगनी मिंक ने आरव के आदेश पर बैंगनी प्रकाश की कुछ किरण और घुमाई। सौभाग्य से बैंगनी मिंक ने बैंगनी प्रकाश की ताकत को नियंत्रित किया, और ये बैंगनी प्रकाश की किरण केवल कायांश को दर्द पहुंचा सकती थीं, लेकिन मार नहीं सकती थीं। भले ही ऐसा था, यह कायांश के लिए अभी भी यातना थी। 1 घंटे बीत जाने के बाद कायांश मौत के कगार पर था, और वह उस स्थिति से भी अधिक दयनीय स्थिति में था जिसमें धीराक्ष अभी अभी था। आरव ने बिल्कुल भी अपनी सांस बर्बाद नहीं की और न ही उसने कायांश की राय पूछी। उसने सीधे बैंगनी मिंक से कायांश की आत्मा का एक भाग निकालने के लिए कहा। चूंकि कायांश इस प्रक्रिया के दौरान सचेत था, इसलिए उसकी आत्मा के निष्कर्षण के दर्द के कारण कायांश बेहोश हो गया, और इस दृश्य के कारण धीराक्ष का शरीर कांप उठा। आधे घंटे के बाद कायांश ने अपनी चेतना वापस पा ली। जब उसने आरव को देखा तो कायांश की आंखों में तुरंत एक क्रूर अभिव्यक्ति और संघार प्रकट हुआ। आरव ने कायांश की अभिव्यक्ति को देखकर ठंडी हुंकार भरी, और फिर उसने एक उच्च श्रेणी का तंत्र निकाला और उसे कायांश पर थप्पड़ मारा, इससे पहले कि उसने कहा, टूटने को जारी रखो। धीराक्ष! बैंगनी मिंक स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। उसने अपना छोटा पंजा लहराया, और फिर बैंगनी प्रकाश की 10 से अधिक किरण कायांश पर तुरंत टूट पड़ी, इससे पहले कि वह एक बार फिर बेहोश हो गया। 15 मिनट बाद कायांश आरव के हीलिंग तंत्र के प्रभाव से जाग गया। जब उसने आरव को देखा तो उसकी आंखों में तुरंत एक खूंखार चमक उठी, और उसने हमला करने का भी इरादा किया। जारी रखो, जारी रखो। 2 घंटे बाद कायांश फिर से जाग गया। इस बार उसने आरव को देखकर अपनी आंखों में कोई खूंखार चमक नहीं दिखाई। उसकी आंखों में केवल गहरा डर और श्रद्धा थी। हालांकि आरव ने आदेश देने की आदत डाल ली थी, और उसने कायांश को जागते हुए देखकर जरा भी संकोच नहीं किया। जारी रखो। जैसे ही वह बोला, उसने कायांश पर एक और उच्च श्रेणी का हीलिंग तंत्र थप्पड़ मारा। उसके पास तंत्रों का एक गुच्छा था, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार कर सकता था। इसलिए बेचारे कायांश का भाग्य दुखद था। 15 मिनट बाद कायांश एक बार फिर जाग गया। इस बार आंखें खोलने के बाद उसने जो पहली बात कही वह थी, मैं हार मानता हूं। इस कारण आरव जो फिर से आदेश देने वाला था, वह चकित रह गया। वह वास्तव में हार मान गया। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी प्रकाश की 10 से अधिक किरण एक बार फिर उसके शरीर पर टूटी। बेहोश होने से ठीक पहले कायांश ने अपने दिल में दुख से आह भरी। मैंने हार मान ली। तुम और क्या चाहते हो? मैंने पहले ही हार मान ली। बड़े भाई, मैंने हार मान ली। अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो बस मुझे एक तीव्र मौत दे दो, ठीक है? ठीक है। आरव भी चकित था क्योंकि उसने आदेश नहीं दिया था। आरव ने बैंगनी मिंक को देखा, और बैंगनी मिंक पलक झपकाता है, इससे पहले कि वह जवाब में उसने कंधा उचकाया।
ऐसा लगता था जैसे वह कह रहा हो कि उसे ऐसा करने की आदत हो गई है। आरव और धीराक्ष दोनों निःशब्द थे और कायांश की ओर उनकी निगाहें दया से भरी थीं। उसने सचमुच इतना दुखद भाग्य सहा। 1 और 15 मिनट बीत जाने के बाद कायांश एक बार फिर जाग गया। इस बार उसने आरव को नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय बैंगनी मिंक को देखा, और उसकी आंखें डर और भय से भरी थीं क्योंकि उसने अपने सामने इस छोटे से साथी को देखा। अगर वह जानता कि यह रहस्यमय राजास्तर डार्क बिस्ट इतना भयानक है तो वह कुछ भी हो जाए खुद को नहीं दिखाता। हालांकि उन सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तुम जीना चाहते हो या मरना? आरव ने खुलकर कहा। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम मरना चाहते हो तो अपनी जान ले लो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। कायांश के मुंह के कोने ऐंठ गए। अपनी जान ले लो। कोई भी मरना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि चींटियां भी अपने महत्वहीन अस्तित्व को खींचना चाहती थीं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कायांश ने स्वाभाविक रूप से जीने का चुनाव किया और इस चुनाव ने आरव को बहुत खुश किया। बेशक वह खुश नहीं था कि कायांश जी सकता था, और वह खुश था क्योंकि उसे उसके लिए लड़ने के लिए एक और असाधारण हत्यारा मिला था। इसलिए चाहे वह 6 महान शक्तियों के शिष्यों के खिलाफ हो या अन्य क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाओं के खिलाफ, उसके पास प्राचीन युद्ध क्षेत्र की अपनी यात्रा के दौरान उपयोग करने के लिए एक और ट्रम्प कार्ड था। यह पता चलने के बाद कि आरव उसे विष को दूर करने में मदद कर सकता है, कायांश में आरव के प्रति जो प्रतिरोध था वह काफी हद तक गायब हो गया था। भले ही विष दूर होने के बाद वह आरव के नियंत्रण में रहेगा, यह अपने दुश्मनों द्वारा नियंत्रित होने से बहुत बेहतर था। इसके अलावा इस दिन से आगे वह विनाश संघ से पूरी तरह से बच सकता था और वह संघ के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता था। मैं दक्षिणी क्षेत्र वापस जाना चाहता हूँ। ठीक इसी क्षण धीराक्ष अचानक बोला। आरव ने माथा टेका और कहा, क्यों? क्योंकि वह उन दोनों को अपने साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र ले जाना चाहता था। धीराक्ष ने धीमी आवाज में कहा, दक्षिणी क्षेत्र में कायांश और मेरे जैसे कई हत्यारे हैं। बेशक उनकी ताकतें हमारी तरह जबरदस्त नहीं हैं, और यह तो इस हद तक है कि कई केवल मृत्युलोक और पहले दिव्य स्तर पर हैं। हालांकि उनकी क्षमता बहुत महान है। अगर तुम उनके लिए विष को दूर करने में सक्षम हो तो वे निश्चित रूप से तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। इस तरह हम न केवल और भी अधिक मदद प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बल्कि हम विनाश संघ की कुल ताकत को भी कमजोर करने में सक्षम होंगे। उन्हें मेरे पास लाने की तुम्हारी क्षमता में तुम्हें कितना विश्वास है? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। 90% से अधिक, धीराक्ष ने धीमी आवाज में कहा। उन सबकी विनाश संघ के साथ अमिट शत्रुता है। अगर वे संघ के नियंत्रण से बचने में सक्षम होते हैं तो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। हालांकि इस तरह यह बहुत संभव है कि हम संघ के निशाने बन जाएंगे। यह तो इस हद तक है कि संघ हमें मारने के लिए धरती हत्यारों को भी भेज सकता है जो आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरव ने कहा। किसी भी मामले में वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो तुम सहमत हो गए हो? धीराक्ष ने पूछा। बेशक, आरव मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों, धीराक्ष और कायांश, दक्षिणी क्षेत्र वापस जा सकते हो। संघ के उन हत्यारों को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करो और फिर उन्हें प्राचीन युद्ध क्षेत्र में मेरे पास लाओ। तुम सबके लिए अपनी गति तकनीक से महापर्वत श्रृंखला को पार करना और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना शायद मुश्किल नहीं होगा। जब तक तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, मैं स्वाभाविक रूप से तुम दोनों को ढूंढने में सक्षम हो जाऊंगा। इस बीच शीतांश अचानक बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम भाग जाएंगे? आरव ने एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया,
क्या तुम दोनों ऐसा करने की हिम्मत भी करोगे? कायांश ने ठंडी हुंकार भरी और कहा, क्यों नहीं? क्या तुम हमें ढूंढने में सक्षम होगे जब हम तुमसे और उस रहस्यमय राजास्तर डार्कबिस्ट से दूर चले जाएंगे? आरव मुस्कुराया और कहा, कोशिश करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। कायांश चुप हो गया। इससे पहले उसे अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि आरव के नियंत्रण की विधि को उनके साथ एक निश्चित स्तर की निकटता की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, आरव केवल उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकता था जब वे आरव के पास थे। लेकिन आरव का रवैया अभी उसे यह महसूस करने दिया कि आरव ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया था वह दूरी से बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं थी। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा तो धीराक्ष और कायांश की आंखों में उदासी की एक झलक कौंधी। वे मरना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता को भी दूसरे के हाथों में नहीं चाहते थे। जरा सोचिए, कोई और की ओर से लड़ने के लिए वास्तव में स्वेच्छा से कैसे तैयार हो सकता है? हालांकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे कि वह जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, आरव एक पल के लिए झिझका इससे पहले कि उसने कहा, मुझे तुम दोनों की मेरे पास केवल 10 वर्षों के लिए आवश्यकता है और मैं उस समय के बाद तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हें वापस कर दूंगा। 10 वर्ष उसके लिए काफी थे, क्योंकि उसे विश्वास था कि 10 वर्षों के बाद उसे अपनी ओर से लड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होगी। कायांश और धीराक्ष दोनों ने यह सुनकर आरव को देखने के लिए तेजी से सिर उठाया और उन्होंने उत्साह के साथ कहा, सच में? बेशक, आरव ने कहा, चूंकि मैंने कहा कि यह 10 वर्षों के लिए है तो यह 10 वर्षों के लिए ही है। बेशक, अगर तुम दोनों इन 10 वर्षों के समय के दौरान केवल मेरे आदेशों का पालन करने का दिखावा करते हो या मुझे असंतुष्ट महसूस कराते हो तो उन 10 वर्षों के समय की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें तुरंत दुनिया से गायब कर दूंगा। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्होंने जल्दी से गारंटी दी। शायद 10 वर्ष एक साधारण व्यक्ति के लिए एक अत्यंत लंबी अवधि थी, लेकिन साधकों के लिए यह आंख झपकने जितना ही था। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।